हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इको, अर्थशास्त्र मतलब इको। इसका हम तीसरा चैप्टर मांग इसकी शुरुआत कर चुके थे कि मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले परिबल कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। फिर मांग फलन पढ़ी, मांग के नियम, और अब है मांग के नियम को समझना, यानी जो हमने जो मांग का नियम जो पढ़ा था उसको समझना है हमें, वो किस प्रकार से हम इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। मांग के नियम को समझ मांग की अनुसूची आकृति और विश्लेषण पर आधारित होता है जो नीचे दर्शाया। जैसे मांग की अनुसूची, कोई एक ग्राहक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदता है। देखो, दूध की कीमत है 50 रुपये। अब दूध की मांग कि 1 लीटर होगी, क्योंकि कीमत कितनी है 50 रुपये, तो मांग कैसे होगी, कुछ 1 लीटर जितनी ही मांग इसकी होती है। फिर कीमत कम होकर के हो गई 40, यानी 50 रुपये से 40 हो गई, तो उसकी मांग कितनी हो गई, मांग उसकी बढ़ कर के 2 हो गई। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वस्तु की मांग उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर कीमत और कम हो जाती है तो मांग उसके अनुसार ही बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे चीज़ें सस्ती होती है ना, तो हमको क्या लगता है कि खरीद लो फटाफट, क्योंकि महंगी तो खरीद नहीं सकते, इसीलिए सस्ती चीज़ जैसे ही होती है लोगों की मांग भी उनके अनुसार ही बढ़ती रहती है। फिर जब कीमत 20 रुपये होती है तो उसकी मांग कितनी हो गई, 4 रुपये, 4 लीटर सॉरी। फिर 10 रुपये जब उसकी कीमत होती है तो उसकी मांग 5 लीटर तक बढ़ जाती है। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नीचे, यानी ये जो रेखा है इसको सबसे पहले ओ एक्स एरो हमको बनाना ही है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ती जाती है, और वाई, ओ और वाई पे क्या दर्शाएंगे हम, कीमत किसकी, दूध की कीमत, क्योंकि दूध की कीमत ही चल रही है। अब यहाँ मांग किसकी है, दूध की, यानी लोग कितनी डिमांड करते हैं, तो ये ओ एक्स पर आएगा हमारा दूध की मांग जो हमारी थी लीटर में। अब ये मैं कितनी बार बता भी चुकी हूँ कि ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल डिस्टेंस इधर आना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस ही इधर आना चाहिए। जब आपकी कीमत 50 रुपये, हाईएस्ट कीमत 50 रुपये, तो हमको इसमें डिस्टेंस कितना लेना है, 10-10 का, ताकि हमारा ये जो डायग्राम बने वो थोड़ा सा हमें उसकी आसानी हो जाए। और ये हो गया 50। अब इधर क्या है, हमारी मांग 5 है, तो इधर भी हमको इक्वल डिस्टेंस लेना है, 1 2 3 4 और 5, ये हमने इसको बनाया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमें क्या चेक करना है, मांग रेखा की लोगों की मांग किस प्रकार से कीमत को प्रभावित करती है। अब ये देखो, आपकी इसमें देखो कीमत कितनी है, 50 रुपये, ये कीमत हमारी 50 रुपये, तो मांग कितनी है, 1 लीटर, इतनी ही मांग हमारी होती है। यानी 1 लीटर दूध ही बिकेगा जब उसकी कीमत होगी 50 रुपये। अब देखो थोड़ी सी कीमत कम हुई, यानी 40 रुपये हुई, तो थोड़ी सी इधर भी मांग बढ़ गई, यानी पहले 1 लीटर की मांग थी, अब वो बढ़ कर के 2 लीटर की मांग हो जाती है। अब कीमत फिर 30 रुपये हो गई, यानी और घट गई, और घट रही है, तो इधर मांग भी लोगों की बढ़ रही है, यानी 30 रुपये जब होती है तो 3 लीटर दूध की मांग हो रही है। अब ये कीमत घट कर के 20 हो जाती है, और कीमत जो दूध है हमारा वो 4 लीटर की मांग करता है, और इधर ये जो 10 है वो हमारा होता है 5। यानी अब इसको हमको इस रेखा को मिला देना है। ये जो रेखा जो हमने ये लाइन जो खींची है ये हमें दी है, यानी डिमांड यानी मांग, तो ये रेखा हमारी कौन सी रेखा हुई, ये हमारी हुई मांग रेखा कहलाती है। ये था हमारा मांग रेखा का नियम, यानी किस प्रकार से मांग बढ़ती है तो किस प्रकार से कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। लेकिन इसमें क्या था, हमारी कीमत धीरे धीरे घट रही है तो लोगों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हमारा इसका डायग्राम था। आकृति एक्स, ये जो एक्स है, अक्ष पर दूध की मांग लीटर में और वाई एक्स पर
ये है वो होती है हमारे लीटर यानी दूध के प्रति लीटर की कीमत। अनुसूची के आधार पर आकृति बनाने पर, ये देखो जब हमने ये लाइन खींची आकृति बनाई तो क्या आया, ABCDE, ये जो पॉइंट आ रहे थे यानी 40 के, 2 के, 3 के, 30 के, ऐसे तो वो हमें प्राप्त होते हैं। यह आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलता है। यह प्रत्येक बिंदु अलग अलग कीमत पर दूध की प्रति लीटर मांग को दर्शाता है, यानी जैसे जैसे कीमत होती है उस अनुसार लोगों की मांग में फर्क पड़ता है। इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, डिमांड रेखा, यानी डिमांड DD मांग रेखा। इन बिंदु फिर इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा DD मांग रेखा है। आकृति में A बिंदु को दर्शाता है दूध की 50 लीटर की मांग, और 1 लीटर दूध की मांग होती है उस समय, ये देखिए। फिर B बिंदु जब ये आता है, B बिंदु तो क्या दर्शा रहा है, 40 रुपये जब इसकी होती है तो ये होती है 2 लीटर। फिर C में क्या है, फिर E में बता रहे हैं ये लोग कि 10 रुपये, ये देखो जब 10 हो जाती है ये तो मांग कितनी हो रही है इसमें, 5 लीटर दूध की। इस प्रकार आकृति जो ABCDE बिंदु को जोड़ने पर रेखा कौन सी बनती है, मांग रेखा हमें प्राप्त हो जाती है, जो लाइन जो हम जोड़ देते हैं, जो बाईं ओर से दाईं और ऊपर से नीचे की ओर, ये देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। अर्थात आकृति में DD मांग रेखा का ढाल, ये ढाल वाली है, नीचे गिरने वाली रेखा जो होती है वो होती है ढाल वाली। अब है इसमें विश्लेषण, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच व्यस्त संबंध नीचे दर्शाए गए 2 कारणों की मदद से समझ सकते हैं। पहला है इसमें आय का स्तर, आय का असर, ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो, यानी अगर उसकी मुद्रा की जो इनकम है वो स्थिर हो और वस्तु की कीमत में कमी हो और वस्तु सस्ती हो जाती है तो ग्राहक की खरीदारी में बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके पास इनकम तो उतनी है लेकिन वस्तुएं सस्ती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, जिससे ग्राहक की वास्तविक आय भी बढ़ जाती है। उससे क्या लगता है कि जैसे उनके पास इनकम बढ़ गई है, क्योंकि खरीदने की चीज़ें हम लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। वस्तु या सेवा के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाली आय को वास्तविक आय कहते हैं। उदाहरण, ग्राहक दूध की खरीदी के लिए 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है तो दूध की प्रति लीटर की कीमत भी 50 रुपये होगी और मात्र 1 लीटर दूध ही खरीद सकता है। अगर उसे वो 50 रुपये दूध के लिए खरीदना चाहता है और उस समय 50 रुपये ही कीमत है तो उसका दूध तो 1 लीटर ही आएगा। यदि दूध की प्रति लीटर कीमत घट करके 10 रुपये हो तो 50 रुपये से वह 5 लीटर की खरीदी कर सकता है। जहाँ 50 रुपये लीटर दूध आ रहा था, अब वहाँ जब 10 रुपये लीटर आएगा तो उसकी खरीद शक्ति कितनी हो जाएगी, 5 लीटर दूध की बढ़ जाती है। इस प्रकार कीमत के घटने पर ग्राहक की खरीदारी में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इनकम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम तो स्थिर ही है उसकी, लेकिन जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, जिसे आय असर कहते हैं। केवल हल्के प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में आय असर नकारात्मक होती है। उदाहरण, हल्के किस्म का अनाज यानी जो लो क्वालिटी का अनाज होता है, इसकी कीमत घटने के बावजूद भी उसकी मांग में कमी नहीं होती क्योंकि वो लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। दूसरा है स्थानापन्न असर, किसी एक मूल वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसकी स्थानापन्न की वस्तु की तुलना में यह वस्तु सस्ती लगती है, इसीलिए ग्राहक स्थानापन्न वस्तु की मांग कम करके मूल वस्तु की मांग करते हैं, यानी एक स्थान के दूसरे स्थान की जगह वो जो ज़्यादा ज़रूरत है उस वस्तु को ही खरीदते हैं, जिसे स्थानापन्न असर कहते हैं। उदाहरण, जैसे फॉर्मल पैंट और जीन्स है, यदि साधारण पैंट की कीमत घटती है तो उसके स्थानापन्न जीन्स पैंट की कीमत स्थिर है, तो ग्राहकों को दोनों पैंट की कीमत की तुलना करने पर कौन सी सस्ती लगेगी, साधारण वाली लगेगी, फॉर्मल वाली लगेगी, तो उनको क्या करना है, स्थानापन्न, यानी है तो दोनों पैंट ही ना, तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें वो जो सस्ती लगेगी तो साधारण पैंट की मांग बढ़ाकर जीन्स पैंट की मांग में कमी करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमें तो पैंट ही पहननी है, जरूरी नहीं हम जीन्स खरीदें, तो इसके लिए वो फॉर्मल पैंट ही खरीद लेंगे क्योंकि वो उनके लिए सस्ती पड़ती है। अब है मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम की धारणाएं परिपूर्ण होने के बावजूद कई विषयों में अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जिससे मांग के नियम के विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत घटने के बावजूद मांग बढ़ने के
बदले घटती है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग घटने के बजाय बढ़ती है। ऐसे अपवाद नीचे दिखाए गए हैं। जैसे पहला इसमें है प्रतिष्ठा मूलक रखने वाली, यानी जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है ऐसी वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, गहना, महंगी कार, महंगा मोबाइल, ये हम क्या करते हैं, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, यानी लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। जैसी खूब महंगी प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये महंगे होने के बावजूद भी लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खरीदते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करती है। अमीर वर्ग के लोग वस्तु की कीमत जितनी ऊंची उस वस्तु में रहा हुआ प्रतिष्ठा मूलक अधिक मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि हाँ, हमने तो बहुत महंगी चीज़ ले ली। क्यों? क्योंकि भाई हम पैसे वाले हैं, ऐसा दिखाते हैं लोग, यानी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए। वस्तु की कीमत जितनी अधिक ऊंची होगी उतनी मांग घटाने के बजाय बढ़ाते हैं। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो करते क्या, वो काम यही करते हैं कि जितनी महंगी वस्तु है और ज़्यादा दिखाओ, खरीदो, यानी लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। इसके विपरीत वस्तु की कीमत कम हो तो उसे रहा हुआ प्रतिष्ठा मूल्य कम है, ऐसा मानकर अमीर लोग ऐसी वस्तु की मांग घटा देते हैं। अगर जब वो महंगी वस्तु जब सस्ती हो जाती तो उनका लगता है नहीं, अभी कोई मतलब की नहीं है, इनकी कीमत कम हो गई, इसका मतलब ये वस्तुएं काम लायक नहीं है। इसके कारण उनकी मांग कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है अत्यंत सस्ती वस्तुएं, जैसे नमक, दियासलाई, पिन, समाचार पत्र इत्यादि की मांग पर ग्राहक के आय का बहुत थोड़ा हिस्सा ही खर्च होता है। अब ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी, ऐसा नहीं है कि इनके बिना चलेगा नहीं, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में इसमें पैसा कम खर्च होता है क्योंकि सस्ती वस्तुएं होती है। इसीलिए ऐसी वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने के बावजूद ग्राहक के द्वारा वस्तु पर होने वाले कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि नमक रोज चाहिए ही रहेगा, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, लोगों को खाने को चाहिए। दिया चला, यानी जिसके घर में माचिस की आवश्यकता है वो लेना ही वाला है। पिन, न्यूज पत्र, इनके मांग ग्राहकों की कीमत पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। इसीलिए ऐसी वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने के बावजूद ग्राहक के द्वारा वस्तु पर होने वाले कुल खर्च में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण ऐसी वस्तुओं की मांग पर ग्राहक कोई विशेष असर नहीं पैदा करता। उदाहरण, टाँकनी या स्टेपलर की पिन के भाव घटने पर लोग इस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ाते नहीं अथवा स्थिर रखते हैं। यानी रोज़ जब इन चीज़ों की, स्टेपलर, पिन की, तो कपड़े टाँकने वाली चीज़ें की, इनकी रोज़ ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगर भाव घट भी जाए तो भी ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक ला के घर में रख लेंगे, इनकी जितनी ज़रूरत है उतना ही वो लोग लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हल्के प्रकार की वस्तुएं, यानी निम्न क्वालिटी की जो वस्तुएं थी। इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में सर्वप्रथम ख्याल सर रॉबर्ट गिफन नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। इसलिए इसे गिफन की वस्तु भी कहते हैं। गिफन की वस्तु क्यों कहती है कि जो अर्थशास्त्री ने इसके बारे में जो नाम दिया है वो गिफन ही था, उसका नाम रॉबर्ट गिफन, इसलिए इसे गिफन की वस्तुएं भी कहते हैं। उदाहरण, गेहूं की तुलना में ज्वार, शुद्ध घी की तुलना में वनस्पति घी, यानी गेहूं महंगा होता है तो उसके बजाय में ज्वार सस्ता आता है। देसी घी जो होता है वो थोड़ा महंगा आता है, तो वनस्पति घी यानी डालडा घी हल्के प्रकार की निम्न वस्तु होती है, यानी इनकी क्वालिटियाँ अच्छी नहीं है, उससे के अकॉर्डिंग कम है। इस प्रकार की वस्तुओं के गुणवत्ता वाली वस्तुओं की तुलना में सस्ती होती है। अब ये सस्ती भी है क्योंकि उनसे कम क्वालिटी की वस्तुएं हैं। समाज का गरीब वर्ग ऐसी चीज़ वस्तुओं का आर्थिक प्रमाण में उपयोग करता हो जिसके हल्के प्रकार की वस्तु, जैसे कि ज्वार की कीमतें घटने पर गरीब वर्ग की वास्तविक आय बढ़ती है, जिससे यह गरीब वर्ग ज्वार की तुलना में गेहूं की खरीदी करने को प्रेरित होता है। कारण कि अगर ज्वार की कीमत घट जाएगी तो वो गरीब व्यक्ति क्या करेगा, जो हल्के प्रकार की वस्तु जैसे ज्वार की कीमत घटने पर गरीब वर्ग की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब उनकी वास्तविक आय बढ़ने लग जाएगी, कारण कि अब उनको दूसरी वस्तुएं यानी ज्वार के बजाय अब उन्हें गेहूं खरीदने पड़ेगा। परिणाम स्वरूप ज्वार की कीमत घटनी होने के बावजूद ज्वार की मांग बढ़ने के बजाय भी घट जाती है। अब है ग्राहकों की पसंदगी। ग्राहक किसी प्रकार
कि वस्तु के लिए कोई धारणा ना बना ले तो ग्राहकों के उस वस्तु के प्रति रुझान के कारण संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं होती है, अथवा वस्तु की कीमत घटने के बावजूद उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। जैसे हमने दिमाग में सोच लिया कि हमें ये वस्तु खरीदनी है, अब उसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वो वस्तु माइंड में बैठ गई कि हमें वो ही लेनी है। ये था हमारा मांग का नियम जिसके अपवाद थे। अब है मांग में विस्तार और संकुचन। यदि अन्य परिबल स्थिर हो और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है। जिसे मांग में विस्तार और वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग में गिरावट होती है, जिसे मांग संकुचन कहा जाता है। इस प्रकार मांग में विस्तार संकुचन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों पर ही आधारित होता है। वस्तु की कीमत कितनी है? 5 रुपये। वस्तु की मांग हो रही है उस समय 1 रुपया। एक वस्तु की मांग सिर्फ 1 ही है, जबकि कीमत कितनी है? 5 हो रही है। अब वस्तु की कीमत घट करके 4 हो जाती है तो देखो कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन हो रहा है, तो 2 ही हो रही है। फिर जब कीमत और कम हो जाती है 3 हो जाती है तो लोगों की मांग होती है 3, यानी बराबर हो गया। फिर कीमत 2 रुपये होती है तो लोगों की मांग में 4 रुपये का परिवर्तन होता है, और वस्तु की कीमत 1 है तो लोगों की मांग में परिवर्तन 5 होता है। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। एक्स वाई ओ वाई और ओ एक्स नीचे आएगा वस्तु की मांग इकाई में। वस्तु की मांग इकाई में इस साइड वस्तु की कीमत, वो इधर कीमत ही आती है, ये वस्तु की ये कीमत। अब क्या है, हमको कैसे करना है, यानी वस्तु की कीमत हमारी क्या है? 5 तक है, तो हमें क्या करना है? 1 2 3 4 और ये 5, और इधर कितना है? ये भी इकाई भी 5 है, तो 1 2 3 4 और ये हो गई 5। अब क्या करना है इसमें? अगर वस्तु की कीमत मान लो 5 रुपये है, ये कीमत 5 है, उस समय इकाई हमारी कितनी रहेगी? 1। फिर वस्तु की कीमत 1 से बढ़ कर के 5 से कम होकर के 4 हो जाती है, तो इधर हमारा हो जाता है 2। अब ये जब 3 होती है तो हमारी मांग भी इतनी ही रहती है, यानी स्थिर रहती है, ना घट रही है और ना ही बढ़ रही है। फिर जब इसकी कीमत कम होकर के 2 हो जाती है तो लोगों की मांग बढ़ती है, और जब 1 हो जाती है तो लोगों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये देखो यहाँ है, ये हमारा बढ़ते हुआ दर से घटता है, फिर यानी ये हमारा मांग में संकुचन, क्योंकि ये 3 बराबर आ रहे हैं। फिर ये अब ये जो है वो हमारा मिड वे पॉइंट है, बीच वाला है, या हमारी मांग में संकुचन हो रहा है, यानी धीरे धीरे मांग बढ़ रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? मांग में संकुचन। अब ये ज़्यादा बढ़ रही है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मांग में विस्तार। ये हमने इसको इससे मिला दिया, जो हमारा क्या था ये डी और डी। अब ये जो मिला दिया, ये क्या हमारा? मांग में विस्तार। ये था हमारा डायग्राम। अन्य परिबल स्थिर हो, यानी इसमें कुछ भी परिबल ऐसा नहीं है, स्थिर है। वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में बढ़ोतरी हुई। देखो कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है, उसे मांग में विस्तार कहते हैं, यानी मांग बढ़ रही है तो मांग का विस्तार हो रहा है। अनुसूची में दर्शाए अनुसार आइसक्रीम कैंडी की कीमत 3 रुपये से घटकर 1 हो जाए। मान लो अगर 3 रुपये से घट करके 1 हो जाती है तो वस्तु की मांग कितनी इकाई होगी? 3 इकाई से बढ़ करके 5 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सस्ती वस्तु हो रही है लोगों की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। आकृति में मूल 3 बिंदु, यानी ये जो 3 बिंदु है ये ए के द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो, ये जो तीसरा बिंदु है इधर से और इधर से, ये ए।
जबकि कीमत घटकर 1 होने से वह सी बिंदु पर पहुंचता। अब जैसे ही कीमत 1 हो गई, ये घट के तो ये सी पे पहुंच गई, यानी ये देखिए बिंदु ए से सी पर गति मांग में विस्तार करता है। ये जो ए से और ये जो सी तक बन रही है, ये मांग में विस्तार कर रहा है। बी से लेके ए तक मांग में संकोचन कर रहा है। ऊपर दर्शाए अनुसार वस्तु की कीमत 3 अर्थात ए बिंदु है, बढ़कर 5 रुपये हो तो मांग इकाई से घटकर 1 हो जाएगी। जो बिंदु बी के द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ बिंदु ए से बी की गति परिवर्तन में मांग में संकुचन दर्शाता है। मांग में विस्तार और संकुचन मूल रूप से एक ही मांग रेखा पर गति को दर्शाते हैं। यहाँ मांग में विस्तार मूल बिंदु से खिसकने के बाद ही प्राप्त होता है, तभी मांग में संकुचन मूल बिंदु से खिसकने पर प्राप्त होता है। इसमें कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती और घटती है, लोगों की मांग उसी प्रकार से घटती और बढ़ती है। लेकिन जब मांग में विस्तार हो, एक ही चीज़ में मांग का विस्तार और मांग का संकुचन देखते हैं हम, तो मांग में विस्तार किस प्रकार से होती है और संकुचन कैसे होगा, ये देखो। जैसे इसमें बताया गया था कि मांग जैसे जैसे कम हो रही है तो लोगों की मांग में परिवर्तन हो रहा है, यानी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 3 और 3 होता है, यानी इक्वल हो गया, उसके बाद मांग में विस्तार ज़्यादा होने लगा। जैसे और ज़्यादा सस्ती हो रही है तो मांग में और ज़्यादा विस्तार होने लगा। तो ये तो अभी हमने पढ़ा। एक तो ये मांग का नियम कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, मांग भी वैसे वैसे बढ़ रही है। ये वाला जो हमने डायग्राम समझा, ये था हमारा मांग का नियम, उसकी आकृति थी। और ये अभी जो हमने किया, ये है मांग में विस्तार और संकुचन, यानी दोनों को एक ही डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से बताया गया है। और ये भी आपको खुद को बैठ के अलग से करना है, ताकि जब नहीं समझ में आएगा तो आपको पूछ सके। और अभी इसमें इसको अगर कर लेंगे तो अगर ये जब समझ में आ जाएगा तो हम ये आगे वाले जो भी आपके डायग्राम है ये आसानी से समझ लेंगे। इसलिए थोड़ा सा बैठ के ध्यान से पढ़ना। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे, क्योंकि मेन ये ना मांग वाला बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और पहले के ये वाले क्वेश्चन आंसर आपने कर ही लिए होंगे सेकंड चैप्टर के। अगर नहीं आए हैं तो आप ये हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, आगे का कल करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।